वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 270 और 35A को हटाएंगे और उन्होंने ये करके दिखाया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाएंगे और सिक्योरिटी एहलकारों को फ्री हैंड देंगे, और ये भी उन्होंने पूरा किया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। अमित शाह ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो कहती है वो करती है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है, और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है, और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने और जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने भी जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी इजलास के दौरान यह मुतालबा उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। इसी दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई अहम उमूर पर बातचीत की है। कहा जा रहा है कि मुफ्ती ने सोनिया गांधी के साथ जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त के लिए वो अपने वकला के साथ जायजा ले रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग में कहा गया है कि सीट शेयरिंग का मसला 31 जनवरी तक हल होना चाहिए। हसनैन मसूदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी जी, आप तो खुद पिटिशनर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि रिव्यू पिटिशन दाखिल की जा रही है। देखिए, जब ये फैसला हुआ उसके फौरन बाद जब ये जो मुकम्मल फैसला तो ये पब्लिक डोमेन में आया, तो बहुत सारी इस पर तबसरे हुए और एडिटोरियल लिखे गए, राइटअप्स लिखे गए, और सबसे ज्यादा जो है बड़ा अहम है कि जो 2 फॉर्मर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, तो एक रोहिंटन नरिमान जी हैं, जस्टिस रोहिंटन, और फिर जस्टिस जो हमारे दूसरे सीनियर जज साहब हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में अपना तबसरा किया और उन्होंने भी गैर एतमानी का इजहार किया कि फैसला में कई कंट्राडिक्शंस की निशानदी की गई, कई मामले किए गए कि नहीं उन पर कोई राय नहीं की कायम की गई, और कहीं पर कहा गया कि राय भी अगर कायम की गई लेकिन जो पक्ष था, जो मौक़िफ़ था पिटिशन था, उस पर
कोई उसके मुताबिक नहीं है, उन जो राय थी उसके उन फैसलों पर। तो ये सारे मामले आ गए यहाँ पर। तो उस पस मंज़र में अब ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें एक नज़रसानी की ज़रूरत होगी। जो स्टेट को 2 हिस्से करने का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मौखर किया, लेकिन साथ साथ ही लद्दाख को कहा कि हाँ जी वो जायज़ है, उसको जायज़ ठहराया। तो सवाल ये उभरता है कि अगर लद्दाख को जायज़ ठहराया गया तो उसका मतलब है कि सारे विभाजन को ही शायद जायज़ ठहराया गया, या अगर विभाजन को, अगर हिस्से को अगर डाउन प्ले करने को जायज़ नहीं ठहराया गया तो फिर लद्दाख का कैसा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारे सीनियर वकला हैं जिन्होंने हमारी तरफ से बहस की, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि उनसे हम रब्ता कर रहे हैं ताकि उन पर एक उनकी हतमी राय कायम की जाए कि हमारा आगे का जो है इस फ्रंट पर, जो कानूनी फ्रंट है, आईनी फ्रंट पर हमारा आगे हम क्या पेशरफ्त होगी, हम किस सिमत में हमारा जो फैसला होगा वो जाएगा। क्या नज़रसानी की दरख्वास्त करनी चाहिए या हमारे कानूनी तौर पर और भी कोई हमारे पास ऑप्शन है। ये सिर्फ एक कानूनी आईनी मामला नहीं है। देखिए हमारी जिद्दजाहद है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख़त्म नहीं होती है। ये एक असल में ये एक एसेंशियली एक सियासी मामला है और हमारी जो जिद्दजाहद है वो सियासी जिद्दजाहद। मोहम्मद सरताज बदनी की सरबराही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नए तश्कीलशुदा पार्लिमानी बोर्ड ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली वज़ा करने और बोर्ड के नए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। प्री पोल अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खींचतान पर मदनी ने कहा कि प्री पोल के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का गुपकार अलायंस तश्कील देने में अहम रोल रहा है। इस 370 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन उन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऑल इज वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर जी ए मीर ने कहा है कि इंडिया अलायंस मीटिंग में सीट शेयरिंग और दीगर पहलुओं के बारे में इत्तेफाक राय हो गया है। मीर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात पर यह खालिसतन इंडिया अलायंस और एनडीए के दरमियान मुकाबला होगा। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलायंस के तमाम स्टेक होल्डर्स बशमुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दरमियान यकसा इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की तरफ से जल्द ही एक एजेंडा ऑफ अलायंस पेश किया जाएगा। आने वाली लड़ाई 2024 में बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस, जो आपने कल देखा कि पूरे 28 पार्टीज का एक मसवदा तैयार हुआ जिसके तहत में सीट शेयरिंग का भी होगा, एजेंडा ऑफ अलायंस भी तय हो रहा है और पूरे देश में उस एजेंडे में जम्मू कश्मीर का ये तहफ़्फ़ुज़ ज़मीन, जॉब, कल्चर और रिसोर्सेज का। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि एक मसवदा पूरे देश के सामने जल्द आएगा और सीट शेयरिंग होगा, कंफर्टेबली होगा, उसमें कोई हिच नहीं आएगा। हमारी कोशिश है बीजेपी और उनके हमराह जो लोग हैं, जो उनका अलायंस है, उनका भी कागजी तौर दिखाने को 36 पार्टियों का अलायंस है, वहां अकेले बीजेपी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की भी कोई पार्टी उनके साथ में होगी, एक तरफ वो होंगे, एक तरफ हमारे इस इंडिया अलायंस की तरफ से हर पार्लियामेंट में एक ही कैंडिडेट होगा, और ताकि लोगों को वोट डिवाइड करने का कोई चांस ना रहे, वो सारे मिलकर के एक निशान, एक कैंडिडेट पर अपना वोट करेंगे, तभी मुमकिन है कि 2024 में भारत में तब्दीली आएगी, एक खुशगवार सरकार पैदा होगी जो लोगों के मसलों को आगे बढ़ाएगी। और जीए मीर ने इस खबर को भी मुस्तरद कर दिया कि नीतीश कुमार नाराज मूड में कल की अलायंस मीटिंग छोड़कर चले गए। मीर ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात समेत लोकसभा और असेंबली के बैक टू बैक इलेक्शन का मुतालबा करेगी। जीए मीर ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास कल होगा और एजेंडा खालिसतन आइंदा इंतखाबात होंगे। करते हैं कि पार्लियामेंट के साथ जम्मू कश्मीर वासियों को चुनाव दो,
इनको अपनी सरकार बनाने का मौका दो, और साथ में जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों को आप कालादम कर रहे हो, जिनका ड्यू टाइम था, वो सारे लेयर के चुनाव जम्मू कश्मीर वासियों को मिलने चाहिए, ताकि एक जमहूरियत भी दिखाई दे और लोगों के हर लेवल के मसले भी आगे बढ़े। वरना जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर इस खित्ते में, इस रीजन में, इस स्टेट में, इस यूटी में जमहूरियत का नाम निशान मिटा रही है, हम उसको कंडेम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इन सारे इदारों को वापस कायम करने के लिए एक जद्दोजहद करेगी और सरकार को तंबीह करेगी कि आप टाइमली, सही टाइम पर सारे इंस्टीट्यूशंस का चुनाव करो। ये मीडिया की खबर है, अंदर की खबर नहीं है। नीतीश कुमार इस सारे इंडिया अलायंस का डिजाइनर है, इनिशिएटर है, इसलिए ये मीडिया की खबर है, अंदर से ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट हैंड पर सीडब्ल्यूसी में कश्मीर होगा, बल्कि पहले होगा 5 स्टेटों का चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति। ये 2 तो अहम होंगे, मगर उसके अलावा अलग से जम्मू कश्मीर के कुछ दर्जन 2 दर्जन सीनियर लीडर्स को ऑन कार्ड से, चाहे इसी दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, अपनी क़यादत के साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स की डिस्कशन है। उसमें हम अपना लाएअमल तय करेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर खित्ते में लोकसभा में कैसे चलना है। और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर आबाद गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन चलाया जाए और पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से दस्तावेजात भी बनाए हैं। इन गैर मुल्की अफराद ने जाली आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर दस्तावेजात हासिल किए हैं। इन लोगों को ये दस्तावेज फराहम कराने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं। जम्मू रीजन के 4 डिस्ट्रिक्टों में कल से जो रोहिंग्याज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिसमें कई रोहिंग्याज और उनको सपोर्ट करने वाले या उनको बेनिफिट पहुंचाने वाले कई को भी पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। कई डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे या मैरिज सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, उनको भी सीज किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन में अब तेजी लाई गई है और इसी संदर्भ में कल शाम, देर रात शाम, यहाँ पे इसी पुलिस स्टेशन नवाबाद जो कि जम्मू में है, यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। जो हमारी पुलिस के ऑफिशियल से बात हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 8 लोगों को यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें बीजेपी का एक फॉर्मर जेएमसी कॉर्पोरेटर है 31 वार्ड का, सुच्चा सिंह, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था क्वेश्चन के लिए और उनके साथ 7 और लोगों को बुलाया गया था। उनके साथ तकरीबन 4 घंटे तक उनसे पूछताछ चलती रही। सुच्चा सिंह पर ये एक इल्जाम है, चार्ज है कि उन्होंने अपने प्लॉट को यहाँ पे इन रोहिंग्यों को दिया था, किराए पे दिया था, जिसमें रोहिंग्यीज रहते हैं, तो उस बिना पे उनसे पूछताछ की गई। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जिला पुंछ के सरनकोट तहसील हेडक्वार्टर पर वाक़ जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 6ठी कोर के हेडक्वार्टर के अहाते में देर रात एक मुश्तबा धमाका हुआ। इसकी वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। गौरतलब है कि इससे कबल भी तहसील हेडक्वार्टर सरनकोट में एक मंदिर में दस्ती बम धमाका हुआ था और इसके बाद इस तरह के दूसरे वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। पुलिस ने कहा है कि सरनकोट में पुलिस की आर्म्ड बटालियन के पार्किंग एरिया में गुज़िश्ता रात कुछ कम शिद्दत वाले कम असर पुरअसरार धमाके की इत्तला मिली है। इसकी वजह से कुछ खड़ी गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। धमाके की नौयत का जायजा लिया जा रहा है। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज हसीब मुगल, एसएसपी पुंछ विनय शर्मा, फौजी हुक्काम और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकार मौके पर पहुंच गए और मामले की तहकीकात की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कोकरनाग एनकाउंटर केस को अपने हाथ में ले लिया है। इस एनकाउंटर में 3 अफसरान समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। यहाँ दहशतगर्दों ने फौज की टीम पर हमला किया था। बड़ी साजिश की जांच के लिए ये केस NIA को सौंपा गया है। NIA ने UAPA की मुतल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। इस हमले में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP हुमायूं मुजम्मल भट्ट एक कार्रवाई में शहीद हुए थे। इस एनकाउंटर में लश्कर का आला कमांडर उजैर खान मारा गया था।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।